हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी की एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने पढ़ा है संविधान क्या होता है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की हमने बात की, संविधान सभा पर चर्चा की। अब हम कर रहे हैं कि संविधान के जो अलग अलग भाग दिए हुए हैं उन भागों में क्या क्या दिया है। हमने पढ़ा भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, भाग 2 में हमने बात की नागरिकता के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हमने कल भी किया था, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करें। देखिए, हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में, हमने ये बात की थी कि राज्य क्या होता है। राज्य के 4 एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। राज्य को हमने समझा था कि एक भूभाग होना आवश्यक है। राज्य की शर्त में उस भूभाग पर रहने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली एक सरकार होनी चाहिए। ये तीसरा एलिमेंट के रूप में पढ़ा था। और वो सरकार जो होगी वो संप्रभु होनी चाहिए। इसका चौथा एलिमेंट हमने संप्रभु के रूप में पढ़ा था। और संप्रभु के मायने हमने समझे थे कि जो सरकार है वो सरकार उस भूभाग पर, उस जनसंख्या पर जो भी निर्णय लेती है, उस निर्णय को वो जिस तरह से लेगी, उस निर्णय पर ना तो किसी बाह्य और ना ही किसी आंतरिक रूप का किसी तरह का दबाव होना चाहिए, तो वो सरकार संप्रभु होती है। हमने समझा था इस हिसाब से 4 एलिमेंट्स के थ्रू हमने ये समझा था कि राज्य क्या होता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं संविधान के दिए हुए भाग 3 की, भाग 3 में हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को। सो आज हम समझेंगे कि जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए हुए हैं, ये फिर फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 में जो राज्य दिया हुआ है उस राज्य के क्या मायने हैं हम ये समझेंगे। हम समझेंगे विधि के समक्ष समानता का क्या अभिप्राय है, विधि के समान संरक्षण का क्या मतलब है, दोनों में क्या अंतर होता है, विधि के शासन का क्या मतलब होता है, और सामाजिक समानता लाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। हमारे संविधान का निर्माण करने वाली जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो निर्माता थे, संविधान को बनाने वाले जो निर्माता थे, उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, वो संविधान में ऐसे कौन कौन से गिफ्ट हमें देकर चले गए जिससे हमारे समाज में समानता आए। समानता किस किस को चाहिए, क्यों चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स, कल हमने समझा था कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, मूल अधिकारों को मूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं राज्य के खिलाफ। वो हर उस चीज से नागरिकों को प्रोटेक्ट करते हैं, नागरिकों को वो स्वतंत्रता मिलती है, वो आजादी मिलती है जिससे वो अपना सामाजिक आर्थिक विकास कर सके, अपना सांस्कृतिक विकास कर सके, आध्यात्मिक विकास कर सके। इसलिए फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल होते हैं, मूल अधिकार मूल होते हैं, ताकि व्यक्ति के, लोगों के विकास की, भारतीय नागरिकों के विकास की यहां से पहल हो सके, उसको एक मौका मिल सके अपने आप को डेवलप करने का। आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी भी हमने राज्य की डेफिनेशन को देखा था, राज्य के 4 एलिमेंट्स को हमने पढ़ा था कि राज्य क्या होता है। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, तो आर्टिकल 12 में राज्य के क्या मायने हैं, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, उसकी एक डिटेल डिस्कशन देखते हैं कौन कौन आता है राज्य की डेफिनेशन के अंदर। देखिए, आर्टिकल 12, आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से दिए हुए हैं संविधान में, वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रांग बनाते हैं, उसको देते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 12 से। फंडामेंटल राइट्स की जो शुरुआत होती है वो आर्टिकल 12 से होती है। 12 में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। पहले जो हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है। हमने वहां समझा था कि कैसे प्रांत और स्टेट में डिफरेंस होता है, हमने सारी चीजें समझी थी प्रीवियस लेक्चर में। राज्य जिसमें अब राज्य की जो डेफिनेशन है इसमें हम देखेंगे कि जिसमें सरकार और संसद, सरकार, इसमें संघ सरकार, इसमें राज्य सरकार है, इसमें स्थानीय स्वशासन सब आता है। इसके बाद इसके अलावा इसमें आती है संसद, संसद के दोनों पार्ट, जो राज्यसभा है, लोकसभा है,
वो भी कौन है, राज्य का ही पार्ट है, राज्य की यूनिट में आते हैं। इसके अलावा सरकार और राज्य की विधायिका। सरकार मतलब जो राज्य की सरकार है, विधायिका जिसमें विधानसभा आती है, और सभी स्थानीय प्राधिकरण, अर्थात कौन कौन से स्थानीय प्राधिकरण हैं, जैसे न्यायपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार संस्थान जितने भी हैं, अन्य सभी प्रकार के जो प्राधिकरण हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल, ये सब किस में आते हैं, ये सब क्या है, ये सभी प्राधिकरण वो हैं जो ऐसे प्राधिकरण, ऐसे संस्थान जो सरकार के द्वारा फाइनेंस होता है, जिनको सरकार का वित्त मिलता है। उच्चतम न्यायालय तो इनफैक्ट ये भी कह चुका है कि कोई ऐसा निजी निकाय या ऐसा राज्य का उपकरण के रूप में काम करने वाली कोई निकाय है, वो क्या होगी, उस संस्थान को भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत लाया जा सकता है। ऐसे कोई प्राधिकरण, वो संस्थाएं जिन्हें सरकार से वित्त मिलता है, सरकार उनको फंडिंग करती है, या सरकार के प्रतिनिधि जो होते हैं, सरकारी काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा उन संस्थाओं का संचालन होता है, तो वो क्या होते हैं, वो भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आते हैं। जैसे सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें, एम्स, सरकारी स्कूल हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, कोई यूनिवर्सिटी है लाइक DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये सरकार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग राज्य की डेफिनेशन में आती हैं, क्योंकि ये सरकार के लोगों द्वारा, सरकार के द्वारा इनका वित्त पोषण किया जाता है। तो ये तो हुआ आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में, कि राज्य की परिभाषा में राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13, देखिए आर्टिकल 13 जब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं कि जो हमारा मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि देखिए न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। हमने पढ़ा कि जो संविधान है वो सर्वोच्च है। आर्टिकल 13 में भी हम यही पढ़ने वाले हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू कैसे पढ़ेंगे, कि जो न्यायपालिका है उसको कैसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां प्राप्त हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि अगर कोई विधि संसद बनाती है और उस विधि की जरूरत लगती है न्यायपालिका को, कि मुझे एक बार इसको रिव्यू कर लेना चाहिए, क्या ये जनता के पक्ष में है, नागरिकों के पक्ष में है, व्यक्तियों के पक्ष में है या नहीं, कहीं ये किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं कर रही है, या फिर इस संविधान के मूल ढांचे को आहत तो नहीं कर रही है। सो इसके लिए जो न्यायपालिका होती है वो उसको रिव्यू करती है, उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और यही पावर है और यही ब्यूटी है भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की। तो आर्टिकल 13 में क्या दिया है, आर्टिकल 13 में सभी विधियां, वो सभी कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक हैं, शून्य हो जाएंगे। कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई ऐसा कानून अगर बना देती है जो कानून मूल अधिकारों का हनन करते हैं, उससे असंगत होते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो ऐसे कानूनों को शून्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। शब्द जो विधि है, विधि क्या है, निरूपित करता है कि संसद या राज्य की विधानसभाओं द्वारा बनाई गई कोई स्थायी विधियां हैं। संसद या राज्यसभा, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, ये बनाती हैं स्थायी विधियां। उसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा जो जारी किए जाने वाला अध्यादेश होता है, जिसको अस्थायी विधि की तरह हम देखते हैं, ऐसी स्थायी विधियां या अस्थायी विधियां या प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में सांविधिक साधन। देखिए प्रत्यायोजित जो विधान होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई कानून बनाना है, आपको कोई आदेश जारी करना है, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करना है, कोई उपनियम विनिमय करना है, कोई अधिसूचना जारी करनी है, तो उस कानून को बनाने के लिए, उस अध्यादेश को, उस आदेश को बनाने के लिए, उस नियम को बनाने के लिए आप डिफरेंट फील्ड से उस लाइन के एक्सपर्टीज को लेकर आइए, विशेषज्ञों को बुलाइए, उनकी सलाह लीजिए और सलाह के आधार पर एक संतुलित कानून बनाइए। वो ही होता है प्रत्यायोजित विधान, इसके माध्यम से कानून को बनाना। ऐसे कोई सांविधिक साधन, जैसे कोई आदेश है, जैसे स्थायी विधियां, अस्थायी विधियों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई आदेश, कोई नियम, कोई उपविधि, कोई विनियमन है, कोई अधिसूचना है। इसके अलावा
विधि के कोई गैर विधायी स्रोत हो सकते हैं। देखिए, कोई रूढ़ी हो सकती है, कोई प्रथा हो सकती है जो विधि का प्रभाव रखती है। ये ऐसी रूढ़ी, ऐसी प्रथा हो सकती है जो हमारी जो लिखित रूप में तो हमारे संविधान में कहीं है नहीं, कानूनी रूप में कोई कानून बना के हमने उसको मेंशन कहीं नहीं करा है, लेकिन ये प्रैक्टिस में चीजें चली आ रही हैं। सो ऐसी गैर विधायी स्रोत, इन सब में ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में अदालतों में इन्हें चुनौती दी जा सकती है कि अगर ये कोई विधियां, कोई ऐसी स्थायी विधि, अस्थायी विधि, कोई आदेश, नियम, विधि नियम या कोई नोटिफिकेशन है जिसके आप क्या करेंगे, अगर इन ये अगर संविधान में दी हुई कोई विधियां, कानून अगर ये आपके मूल अधिकारों को उल्लंघन करती हैं, सो आप इसकी चुनौती कहां दे सकते हैं? अदालत में दे सकते हैं। आपके पास राइट है कि आपके जो मूल अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करती है भारत का संविधान। हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी, जिसने भारत के में संघर्षों को देखा था कि कैसे लोग अपने लिए अलग अलग डिमांड कर रहे थे, कोई आजादी के लिए लड़ रहा है, तो कोई समानता के लिए लड़ रहा है, तो कोई शोषण के विरुद्ध लड़ रहा है, उसको देखा, तभी वो ये चीज संविधान में मेंशन करके चले गए कि कैसे हम समानता लेकर आएंगे, कैसे नागरिकों को उनके शोषण से बचाया जाएगा, चाहे वो व्यक्तियों के द्वारा शोषण हो या फिर राज्य के द्वारा शोषण हो। तो नाउ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को बिठा के चले गए कि देखिए ये हमने बनाया है, आप इसके प्रोटेक्टर हैं और आप इसका ध्यान रखिए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला हुआ 1973 में। 1973 में उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अगर आपका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो अवैध घोषित किया जा सकता है। अगर कोई विधि, कोई कानून ऐसा है जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226। और यदि ये विधि या कानून मूल ढांचे का अगर क्या करती है, खिलाफ होती है, तो इसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए, मूल ढांचा क्या होता है, वैसे तो इन डिटेल डिस्कशन करेंगे ही, थोड़ा जान लेते हैं। मूल ढांचे का मतलब होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी मूल ढांचे को अभी डिफाइन किया नहीं, इसको परिभाषित किया नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन आधार पर हम समझ लेते हैं कि मूल ढांचा क्या होता है। संविधान का मूल ढांचा है संघवाद, संविधान का मूल ढांचा है लोकतंत्र, यहाँ की स्वतंत्रताएं और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे संविधान के मूल ढांचे में आते हैं। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकती है, विधि को अवैध घोषित कर सकती है, अगर किसी के कानूनों किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर हनन हो रहा है तो उनको रोक सकती है। सो ये सारी चीजें हैं। अब आती है बात आर्टिकल 14 की। अब बात करेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है हम समझेंगे यहाँ पे कि क्या है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमने लिया है ब्रिटिश धारणा से। ये एक ब्रिटिश धारणा है कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, सभी लोग, जो भी लोग हैं, सबके लिए कानून बराबर होगा, कानून का शासन होगा, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होंगे, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, चाहे महिला, बच्चे, बुजुर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई वंचित वर्ग है, कोई दलित वर्ग है, सभी समान होंगे, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अधिकारी है, सब समान होंगे कानून के समक्ष। सो ऐसे में क्या होगा, ये क्या है, ये असमान के साथ भी समान व्यवहार करता है। जैसे दलित हैं, उन्हें समानता का अधिकार चाहिए, महिलाएं हैं, उनको शारीरिक दृष्टि से जिस तरह से भिन्नताएं हैं, हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में उनको कुछ कानूनों की आवश्यकता हो, उन्हें कुछ फेवर्स की जरूरत हो, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि सभी के साथ असमानों के साथ हम समान व्यवहार कर रहे हैं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दे रहे, इसलिए इसको नकारात्मक अवधारणा बोला जाता है। अब बात आती है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सामाजिक समानता लाने के लिए सरकार किसी को संरक्षण दे सकती है कानून बनाकर। ये क्या है? ये एक अमेरिका की अवधारणा है। कैसे दे सकती है? अगर सरकार को ये लगता है कि भाई ये जो महिलाएं हैं,
ये जो महिलाएं हैं इनको विशेष कानूनों की जरूरत है, इनको समान अधिकार देने के लिए या किसी तरह की दूसरी राइट देने के लिए इनको जरूरत है, तो हम कानून बना सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के संरक्षण के लिए क्या कर सकती है सरकार, कानून बना सकती है। इसलिए इसमें क्या आता है, विशेष अधिकार आप दे सकते हैं, असमानों के साथ असमान व्यवहार कर सकते हैं। तो दैट इज सकारात्मक अवधारणा, इसलिए इसको बोला जाता है ये सकारात्मक अवधारणा है। आर्टिकल 14 में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या राज्य क्षेत्र में विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें करना क्या है, संविधान सभा का क्या टारगेट था, वो यही तो चाहते थे कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, समाज में समानता आए, शोषण के विरुद्ध हो सारी चीजें। तो इन सब चीजों के लिए क्या करना होगा कि जो राज्य है, आर्टिकल 14 में ही इन्होंने लिख दिया था, जो हमारी संविधान सभा थी उसने ये मेंशन करके चले गए थे वो लोग कि देखिए, व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और क्षेत्र में विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं करा जाएगा। अगर जरूरत लगती है कि एससी एसटी ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान लाया जाए तो आप लाएंगे। और आपको यदि लगता है कि कानून का सब पे समान पालन होना चाहिए, कानून के समक्ष सब समान है, कोई अधिकारी को आप विशेष आरक्षण नहीं देंगे, कोई विशेष प्रावधान नहीं देंगे, दैट्स इज कि आप क्या करेंगे कि व्यक्ति और विधि के समक्ष सब समान ही होंगे। तो आर्टिकल 14 में ये मेंशन है। लेकिन इसमें हम छोटी सी चीज देखेंगे, वैसे तो अववाद राष्ट्रपति हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, जो इस तरह के पदों पे हैं, ऑब्वियसली उन्हें तो विशेष अधिकार मिल ही सकते हैं क्योंकि उनका काम ही उस तरह का है। आगे, विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश अवधारणा जो है, इसका क्या मतलब है, जो हमने देखा है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होगी। आप किसी तरह का विशेष अधिकार नहीं दे सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, कानून के समक्ष सब समान है, कानून सबके लिए इक्वल है। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत भी सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होगा, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। संविधान तो सबसे सर्वोच्च है ही। तो अब विधियों का समान संरक्षण जो हमने अमेरिका से लिया है, ये अमेरिका की अवधारणा है, इसका क्या मतलब है, विधियों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित जो दायित्व हैं, दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत जो व्यवहार समान किया जा सकता है। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हो सकते हैं, बिना भेदभाव के साथ सभी के लिए समान व्यवहार होगा। सो ये है हमारा विधियों के समान संरक्षण। सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए, देखिए सभी व्यक्तियों के प्रदान किए गए, सभी व्यक्तियों में कौन कौन आता है, सभी व्यक्तियों में आते हैं नागरिक, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं। कल हमने देखा था कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है। तो नागरिक जो भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि भारतीय भूभाग पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नागरिक जो भारतीय नागरिक हैं, दूसरे जो विदेशी हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सभी व्यक्तियों को, आर्टिकल 14 व्यक्तियों को प्राप्त है, दैट मीन्स भारतीय नागरिकों और विदेशी जो भारत की भूभाग पर रहते हैं उनको भी प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 15 की जब हम बात करेंगे तो वो केवल नागरिकों को। तो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्ति जैसे नागरिक और विदेशी, और इनमें जो विधिक व्यक्ति हैं, सांविधिक निगम, कोई कंपनी, कोई पंजीकृत संस्था या अन्य प्रकार के जो विधिक व्यक्ति हैं शामिल हैं। अब बात आती है कि विधि के शासन का क्या मतलब होता है। विधि के शासन का मतलब होता है कि विधि की दृष्टि में सभी समान है, किसी को आप विशेष अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो विधि के शासन का मतलब है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता है, विधि सबके लिए समान है। और विधि के शासन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ये दिया है एवी डाइसी ने। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में, इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, कहीं भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में भी आप ये लिख सकते हैं। इन सब से जो आपकी मार्क्स होते हैं वो एनहेंस होते हैं छोटी छोटी चीजों से। तो अब विधि के शासन का, अब जो संविधान की मूल विशेषता है, ऑब्वियसली मूल विशेषता है कि विधि का शासन रहेगा, कानून सबके लिए समान है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई अधिकारी है या कोई विशेष पद पे रहने वाला कोई व्यक्ति है। लेकिन कुछ छूट भी इसमें दी हुई है। नाउ आर्टिकल 14 में और क्या कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को दिया गया है। समता के जो अपवाद हैं वो देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं ना, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो विधि का शासन है, विधि के लिए सब समान है, विधि के सामने सब समान है, विधि की दृष्टि में सब समान है।
चाहे कोई भी रहा हो। लेकिन अब यहाँ पे हम अपवाद देखेंगे कि कोई तो होगा जो विधि के लिए जो है कुछ विशेषताएं रखता होगा, कुछ उसको विशेष अधिकार मिले होंगे, वो कौन है उनकी बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे अपवाद। अपवाद कौन कौन से हैं? भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, किस किस को विशेषाधिकार मिली हुई है, या हम कह सकते हैं कि विधि के समय जो समानता का कॉन्सेप्ट है उसे छूट मिली हुई है। तो ये है राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी जो संप्रभु होते हैं, राजनयिक जो हमारे एम्बेसीज में एम्बेसडर्स बैठे होते हैं, उसके अलावा यूएनओ और उसकी अन्य संस्थाएं, अन्य चीजें भी होती हैं। लेकिन हम यहाँ कितने ही एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ हमें समझना होगा, कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि ओके ये चीजें होती हैं जिनको हमें छूट देनी होती है। आर्टिकल 31C में क्या कहते हैं कि आर्टिकल 31C में कहा है कि जो उच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कहता है कि जहां अनुच्छेद 31C आता है वहां से आर्टिकल 14 चला जाता है, वहां से आर्टिकल 14 चला जाता है। और ये अनुच्छेद 361A में क्या कहता है? ये कहता है कि संसद या राज्य विधायिका की किसी भी कार्यवाही के सत्य कार्यवाही से, देखिए इसमें कह रहा है 361A में ये बोलता है कि देखिए अगर संसद के में कोई कार्यवाही हो रही है, चाहे राज्यसभा में, लोकसभा में या फिर विधानसभा में कहीं कोई कार्यवाही हो रही है, तो कोई व्यक्ति अगर उसका प्रसारण करता है, अपने समाचार पत्रों में उसके बारे में कोई न्यूज निकालता है, तो उस पर किसी भी तरह का कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा, किसी भी न्यायालय में नहीं चला सकते। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार इसमें दिए जाते हैं। संसद के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए जाएंगे? जैसे आर्टिकल 105 में क्या कह रहा है कि संसद के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जैसे उन्हें संसद के अंदर बोलने की अभिव्यक्ति होती है, वो संसद के पटल से अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह की कोई गुप्त कार्रवाई हो रही है संसद के अंदर, तो आप उसका प्रसारण नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई कोई सांसद है, तो कार्यवाही के दौरान या कार्यवाही के 40 दिन पहले कोई बैठक चल रही है, कोई सत्र चल रहा है, 40 दिन पहले, उस दौरान या 40 दिन बाद तक उसको किसी ऐसे मामलों में, नागरिक मामलों में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर अभिव्यक्ति की आजादी तो उनको मिलती ही मिलती है, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि एक सांसद ने अपना कोई भाषण संसद के अंदर दिया और उस आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है, इनके विशेषाधिकार होते हैं। आर्टिकल 194 में किया दिया है राज्य की विधायिका और उसकी सीमित समिति के जो सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार दिया है। सेम चीज है कि वो अपने भाषण को दे सकते हैं, उस आधार पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और 40 दिन का जो बना होता है कि सत्र के 40 दिन पहले, दौरान या बाद में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है किसी नागरिक मामले में। तो ये उनके विशेष अधिकार होते हैं। हालांकि इनके बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं। देखिए कैसे जो सरकार है वो सामाजिक समानता लाने के लिए उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, और एक फ्रेमवर्क देकर चली गई हमारी संविधान सभा कि कैसे आप समाज में समानता लेकर आएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि विधि के समक्ष समानता, कानून के आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 में कि कैसे कौन कौन से वो आधार हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिससे सरकार समाज में समानता ला सकती है। आर्टिकल 15 में कह रहा है कि कुछ आधारों पर विभेद पर प्रतिषेध हो सकता है कि राज्य ये नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं, इसी में हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में, और इसी में हम देखेंगे कि कैसे उदारवाद आने से आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है, उदारवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे भारतीय समाज पे समानता लाने पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आर्टिकल 15 है कुछ आधारों पर विभेद पर प्रतिषेध राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर। आप इसको याद रखिए, केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और पांचवा है जन्म स्थान के आधार पर। इन 5 आधारों पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य। ओके,
आगे कहता है कि यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 15(3) में कहा है और 15(4) देश में आरक्षण के मूलभूत आधार हैं। देखिए आर्टिकल 15(3) और 15(4) की बात करें। 15(3) में हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान लाना हो, जैसे कि प्रसूति के लिए उन्हें अवकाश दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो प्रसूति के आधार पे अवकाश मिल रहा है वो लिंग आधारित है, वो लिंग आधारित नहीं है, बल्कि जो महिलाओं की अलग जो एक विशेष शारीरिक संरचना होती है उसके आधार पर उनको ये दिया गया है, तो विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य अगर चाहे तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी बना सकता है जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित हो। तो महिलाओं को समानता देने के लिए सरकार, राज्य ये काम कर सकती है। अब 14 में बात करते हैं। 14 में जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उस जो मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें आरक्षण दिया जाता है, सीट पर्टिकुलर डिसाइड कर दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें देता है कि कैसे SC ST OBC के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके आधार पर, जिसके माध्यम से सरकार, वो राज्य समाज में समानता लाने के प्रयास करती है। अब विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद भी हैं। कौन कौन से 4 अपवाद हैं वो देख लेते हैं। राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, ताकि महिलाओं और बच्चों को भी समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाया जा सके। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों, निजी संस्थानों जो राज्य से अनुदान प्राप्त करते हैं या नहीं, ऐसे भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनसे राज्य से अनुदान मिलता है, उनमें भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, इनको छोड़कर में प्रवेश के लिए कोई विशेष नियम बना सकता है। नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए भी काम कर सकता है। अब देखिए शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की बात हुई है उसे देख लेते हैं। आर्टिकल 15(3) में एक अपवाद है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 2005 में हुआ था, 2006 से इसको लागू किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, IIT और IIM जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के अंदर, IIT और IIM सहित सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी आरक्षण की बात करी गई है, कि जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं उनके लिए भी आरक्षण है। आर्टिकल 15(3) में कहा है को 2019 के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। केंद्र सरकार ने 2019 में यह आदेश जारी किया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% के आरक्षण की बात की गई है, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको 10% तक का आरक्षण मिल जाए। सो गाइस, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। आज हमने बात करी आर्टिकल 14 एंड 15 के बारे में। जुड़े रहिए कोजेंट IAS के साथ, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।